Hello everyone, welcome again. This is set number 14 of Geography MCQs. Geography MCQs में हमने जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया था। जियोमॉर्फोलॉजी में आज हमारा सेट 14 रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। हालांकि सेट 14 में हम वेदरिंग से रिलेटेड ही 20 क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि देखिए ये टॉपिक्स अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। हालांकि पहले भी इम्पोर्टेंट थे, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इम्पोर्टेंट था, आइसोस्टेसी क्वेश्चन से यहाँ से लगते हैं, ठीक है, आइसोस्टेसी हो गया, या फिर जियोसिंक्लाइन एंड माउंटेन बिल्डिंग हो गया। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस लगे हैं। अब यहाँ से वेदरिंग से क्वेश्चन लगते हैं, प्लस जब हम आगे लैंडफॉर्म्स कराएंगे, फ्लूवियल लैंडफॉर्म या ग्लेशियल लैंडफॉर्म, एओलियन लैंडफॉर्म या कास्ट लैंडफॉर्म, तो वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उनको तो हम एक अलग अलग सेट में सभी को कराएंगे। वहाँ 6 से 7 सेट हमारे अलग से बनेंगे। तो इत्मीनान से इस सीरीज से जुड़े रहें, क्लासेस देखते रहें। डेली 8 PM पर आपको क्लास मिलेगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन सिटू इज जनरली कॉल्ड एज। देखिए कोई रॉक है, ठीक है, कोई रॉक है, अब उसका यहाँ पर क्षरण हुआ, मीन से टूटकर ये नीचे की तरफ को गिर गया। या तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ था, ये जो पत्थर है, जैसे यहाँ पर सूर्य की किरणें आई, पड़ी, गर्म हुआ, रात हुई, ठंडा हो गया, फिर दिन निकला, फिर गर्म हुआ, फिर ठंडा। तो कहते हैं ना, जैसे गर्म ठंडा सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना फैलना, ये क्या रॉक टूट जाएगा, टूट कर वहीं गिर जाएगा, ठीक है। या फिर बारिश पड़ी, अब जो पानी है, हवा, एयर जो है, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो इसमें गैसेस हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन है या कोई और गैस है, उसके संपर्क में आके यहाँ एयर है, फिर उसके संपर्क में मान लीजिए मेटालिक रॉक है, तो ये क्या है, रस्ट, यहाँ पर रस्ट आ जाएगा। तो ये सब जो प्रोसेस हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं वेदरिंग। अब वेदरिंग इसलिए बोलेंगे, देखिए ये जो रॉक के पार्टिकल यहीं गिर जाएंगे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे, वहीं गिर जाएंगे। इसको बोलते हैं इन सीटू, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इन सीटू। इसीलिए एक वर्ड ध्यान से सुनना। तो जो पत्थर टूटा वहीं गिरा, इस प्रोसेस को डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन मीन्स क्षरण हुआ, इसका क्या हुआ, क्षरण हुआ, तो वहीं गिर गया, तो इसको बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है, समझ आया। इरोजन तब होगा जब ये चीज़ें यहाँ से दूसरी जगह जाएंगी, ट्रांसपोर्ट कर जाएंगी, ठीक है, उस पूरी प्रोसेस को यहाँ से टूट कर दूसरी जगह जाकर और चली जाएंगी, तो इसको बोलेंगे इरोजन। जहाँ दूसरी जगह जमा हो जाएगी उसको बोलेंगे फिर डिपोजिशन। तो ये टर्म्स अलग हैं, एक एक टर्म को बारीकियों से समझना है, बारीकियों में जाकर ही क्वेश्चंस बनते हैं, और जब ज़्यादा डीप में जाकर बनते हैं तो हमारे फिर तोते उड़ जाते हैं। इसलिए तोते नहीं उड़ाने हैं, यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो वेदरिंग समझ आया, टूट कर यहीं गिरा, बात खत्म, इसको बोलते हैं वेदरिंग। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट related to controlling factors of weathering and choose the correct code। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें बताना है कि कंट्रोलिंग फैक्टर वेदरिंग के कौन कौन से हैं। पहला है, कार्बोनेट रॉक्स हैविंग मोर सोल्यूबल मिनरल्स आर इजीली अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग। अब कार्बोनेट रॉक की बात हो रही है। देखिए जब हमने रॉक्स कराए थे, अलग अलग तरह के बताए थे कि सिलिकेट रॉक्स कौन सा होता है, कार्बोनेट कौन सा होता है, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं कि कार्बोनेट रॉक्स किसको बोलते हैं, तो आप प्लीज़ रॉक वाला
चैप्टर देख सकते हैं। वैसे तो हम सजेस्ट करेंगे कि सारे सेट देखना, लेकिन उस सेट को जरूर देखना, ठीक है। कार्बोनेट रॉक्स में क्या होता है, हैविंग मोर सोल्यूबल मिनरल्स, ठीक है, वो किससे अफेक्ट होते हैं, केमिकल वेदरिंग से। सेकंड, वेल जॉइंटेड रॉक्स आर मोर सब्जेक्टेड टू फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। अगर कोई रॉक है उसमें जॉइंट है तो वो किससे ज़्यादा प्रभावित होगा, फिजिकल वेदरिंग से। या केमिकल वेदरिंग इज मोर डोमिनेंट इन मोर ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ केमिकल वेदरिंग ज़्यादा डोमिनेट होती है। एंड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, आपको बता दें कि मैकेनिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इज मोर डोमिनेंट इन द ट्रॉपिकल एंड सेमी एरिड रीजन। समझ आए चारों स्टेटमेंट। अब देखिए जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया है, स्टेटमेंट 3 जो हमने बताई है अभी, ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, कहीं पर नमी है वो वाला एरिया है। अब देखिए नमी होगी जिस एरिया में या पानी की मात्रा होगी तो केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस वहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट, फिजिकल वेदरिंग हमेशा वहाँ होगी, देखिए जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। प्रभावित तो बाकी अदर चीज़ें करती हैं, लेकिन जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रभावित करता है फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग में। तो वो ट्रॉपिकल एंड सेमी एरिड रीजन में प्रभावित ज़्यादा करती है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिजिकल वेदरिंग, वेल जॉइंटेड रॉक्स आर मोर सब्जेक्टेड टू फिजिकल, ये भी सही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। जो कार्बोनेट रॉक्स होते हैं वो क्या है, मोर सोल्यूबल मिनरल्स होते हैं और केमिकल वेदरिंग से अफेक्ट होते हैं। तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, ठीक है। ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, यूपीएससी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस तरह से, यूपीएससी या स्टेट पीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदरिंग प्रोसेसेस आर डिवाइडेड इनटू फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग या बायोलॉजिकल वेदरिंग। अगर वेदरिंग प्रोसेसेस की बात की जाए या टाइप ऑफ वेदरिंग की जाए, ठीक है, तो वेदरिंग प्रोसेस 3 प्रकार की होती है, 3 तरह से डिवाइड किया जाता है। एक फिजिकल वेदरिंग, जिसको दूसरा नाम है क्या, फिजिकल को क्या है, मैकेनिकल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग। सेकंड है केमिकल वेदरिंग, सेकंड वन इज केमिकल वेदरिंग एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग, थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जिसमें हमने बताया जैसे टेम्परेचर प्रभावित करता है, विंड प्रभावित करती है, ठीक है। कोई रॉक है, यहाँ पर सूर्य किरण पड़ी, गर्म हुआ दिन में, रात में फिर ठंडा हुआ, या फिर इसके अंदर पानी भरा, क्रैक्स है ना, क्रैक्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये जो पानी भरा अब वो क्या है, बर्फ़ का रूप ले लिया, ठीक है, फिर पानी बना, फिर बर्फ़ का, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड फिर एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगा, मीन्स सिकुड़ेगा और फैलेगा। फैलाव होता है, सिकुड़ता है, फैलाव होता है। इस प्रोसेस से फिर ये टूट जाता है और टूटकर वहीं गिर जाता है, इसी को वेदरिंग बोला जाता है। और ये भी वेदरिंग में फिजिकल वेदरिंग इसको बोला जाएगा, फिजिकल या केमिकल वेदरिंग, सॉरी फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, जैसे पानी है, पानी के आयन्स हैं, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब 2 पार्ट में इसको टूटा H+ आयन्स या OH- आयन्स, इसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन, प्लस वाले को कैटायन, इसको एनायन। तो यहाँ पर जो अदर मिनरल्स हैं उनके साथ अगर H+ ने क्या है रिएक्शन कर दिया OH- ने, तो इस प्रोसेस को क्या है, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, हाइड्रोलाइसिस। तो इस तरह से
ये किसके प्रकार है? हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, ठीक है, ये सारे प्रोसेस है केमिकल वेदरिंग के। बायोलॉजिकल वेदरिंग में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, ये जो वेदरिंग करते हैं ये आ जाएगा बायोलॉजिकल वेदरिंग में। तो तीनों इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू फिजिकल वेदरिंग। तो यहाँ पर हमें फिजिकल वेदरिंग से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है फिजिकल वेदरिंग डिफाइंड एज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, फ्रॉस्ट एक्शन या विंड एक्शन एंड अनलोडिंग ऑफ कन्फाइनिंग सुपर इनकम्बेंट प्रेशर। जैसे रॉक है, अब इससे क्या है, इस पर भी लेयर है, कोई लेयर एक हट गई, ठीक है, ये सब किसका फिजिकल वेदरिंग की डेफिनेशन में आता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, कोई पत्थर टूटा, किसकी वजह से? टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, मीन्स कभी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, कभी टेम्परेचर कम हुआ, इसकी वजह से, या फ्रोस्ट एक्शन या विंड एक्शन, या जो अनलोड हो जाता है, जो सुपर इनकम्बेंट प्रेशर था वो हटा, इसकी वजह से फिजिकल वेदरिंग होती है। बिल्कुल सत्य है, एकदम स्टेटमेंट सही है। सेकंड, सम रॉक्स विच आर लीस्ट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस सच एज क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जो टेम्परेचर चेंज की वजह से लीस्ट अफेक्टेड हैं, कम प्रभावित होते हैं। वो कौन से हैं? क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, उनमें भी सेल एंड सैंडस्टोन है। बिल्कुल सही है, ठीक है, सेल और सैंडस्टोन ये क्या है? जो चूना पत्थर है, ये टेम्परेचर इनको लीस्ट अफेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है क्रिस्टलाइन रॉक्स लाइक ग्रेनाइट आर मोर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। जैसे क्रिस्टलाइन रॉक हैं जिनके पार्टिकल्स पास होते हैं, तो ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। और जो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स थे, इनमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए कम प्रभावित होते हैं टेम्परेचर चेंज से। यही मेन रीज़न है। ये रीज़न आपको देखिए बुक में मिलेगा, लेकिन लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हो आप, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको डीप में ले जाकर सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल दूर दूर हैं, इस वजह से टेम्परेचर चेंज इनको कम प्रभावित करता, पास है, यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित करता है। उदाहरण दे के समझें, एक रूम है, ये दूसरा रूम है, ठीक है, एक रूम में 10 लोग हैं, एक रूम में 10 लोग हैं, और दूसरा रूम है, ठीक है, ये दूसरा रूम, इस रूम में 50 लोग हैं, इस रूम में कितने हैं? 50 लोग। अब आप ही बताइए गर्मी किस में ज़्यादा लगेगी? ठीक है, इसमें ज़्यादा लगेगी। पास कौन है? ठीक है, एक दूसरे को टच यहाँ पर कौन किस में हो रहे होंगे? यहाँ पर ऐसे ही सेम ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल्स पास हैं, एक दूसरे से टच में रहेंगे, हीट ट्रांसफ़र होगी, तो फिर ये क्या है? अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है, नन ऑफ द अबव। क्लियर, समझ आया क्वेश्चन नंबर 4? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द हाईली हीटेड रॉक्स व्हेन स्ट्रक बाय सडन ड्रीजल्स डेवलप न्यूमरस क्रैक्स। अब देखिए कोई एरिया है, रॉक है, ठीक है, ये कोई पत्थर है, रॉक है, ठीक है। अब ये हाईली हीटेड रॉक है, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर हीट हुआ। अब साथ में यहाँ पर थोड़ी सी ड्रीजल हो गई, मीन्स बूंदाबांदी हो गई। ड्रीजल का मतलब होता है सडन, मतलब एक साथ आ गई बारिश, बूंदाबांदी हो गई, ठीक है, बारिश हो गई, ड्रीजलिंग हो गई, ड्रीजल। तो ये क्या है? यहाँ पर क्रैक बन जाते हैं। अब कोई गर्म चीज है, गर्म चीज पर आप ठंडी चीज रख दोगे, मान लीजिए गर्म तवा है, गर्म तवा, रोटी बनी,
तवा पर बिल्कुल पानी की छींटे मार दी तो एक साथ यहाँ पर क्या है पानी क्या है फिर इवोपरेट हो जाएगा। ऐसे ही गर्म रॉक है, पानी पड़ेगा तो यहाँ पर क्या है क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं। द रिपीटेशन ऑफ दिस मैकेनिज्म, इसी मैकेनिज्म की रिपीटेशन को क्या बोला जाता है, ठीक है। स्पेलिंग, कोंग्लिफरेशन, एक्सफोलिएशन या फ्लैकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पेलिंग होगा, ठीक है। स्पेलिंग, ये वो वाला स्पेलिंग नहीं है SPELLING जो वर्णमाला में यूज होता है या प्रोनाउंसिएशन में, वो नहीं है, ये स्पेलिंग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू डियूरनल, डियूरनल का मतलब होता है डेली, डियूरनल फ्रीज थो साइकिल। यहाँ पर फ्रीज का मतलब होता है जैसे चीज का क्या है जम जाना, ठीक है, जम जाना फ्रीज, एंड थो का मतलब होता है पिघल जाना। तो ये जमाव और पिघलना वाला साइकिल चला इन द पेरीग्लेशियल एरियाज, पेरीग्लेशियल एरियाज में। तो इसको क्या बोलते हैं, जमाव पिघलाव की वजह से जो ये साइकिल चला डेली, जैसा हमने बताया था, ये कोई रॉक है, अब इसमें एक क्रैक है, ठीक है, दिन में इसमें पानी भरा, पेरीग्लेशियल एरिया की बात हो रही है, अब जमा हो गया पानी दिन में, अब रात में यहाँ पर क्या है, फिर रात में ये बर्फ बन गया, बर्फ बन गया दिन में, फिर रात में फिर से ये बर्फ बना, दिन में पिघला, रात में बर्फ। तो इससे क्या है, ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा रॉक, और टूटकर फिर गिर जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कोंगली फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कोंगली फ्रैक्शन। इसका दूसरा नाम है फ्रोस्ट वेदरिंग। अगर हम फ्रोस्ट वेदरिंग लिख देते तो आप तो तुरंत ही आंसर दे देते, तो इसलिए हमने दूसरा नाम दिया। तो ऐसे ही आपको कोई भी कमीशन हो, RPSC हो या UPHESC जो एग्ज़ाम कराती थी, या UPPSC या कोई भी अदर स्टेट के जैसे MPPSC, ये जो भी एग्ज़ाम कराते हैं डायरेक्ट फ्रोस्ट वेदरिंग आपको बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि आंसर ही मिल जाता, इसलिए दूसरा नाम रखा जाता है। कोंगली फ्रैक्शन इज द राइट आंसर। समझ आया, स्पेलिंग किसको बोलते हैं, कोंगली फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू पीलिंग ऑफ कंसेंट्रिक सेल्स ऑफ रॉक्स ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ हीट एंड विंड इन हॉट एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एंड मॉनसून लैंड्स। कोई रॉक है, ठीक है, ये कोई रॉक है, पीलिंग ऑफ मीन्स इसकी परत दर परत हट गया, ये जैसे ये परत है, ठीक है, इस रॉक की ये दूसरी परत है, पहले पहली परत हटी, पहले पहली परत हटी, फिर दूसरी हटी, इस तरह से परत दर परत वेदरिंग होना, इसको क्या बोला जाता है। और किसकी वजह से, हीट और विंड की। हीट तो देखिए इसको क्या है, बिल्कुल इस तरह से कर देगी जैसे यहाँ पर गैप बन जाएगा दो लेयर के बीच में, और विंड उसको हटाने का काम करेगी। हॉट एरिड और सेमी एरिड रीजन में ये देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सफोलिएशन, या इसको क्या बोलते हैं, ऑनियन पीलिंग, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या दे दिया जाता है, इसका दूसरा नाम है ऑनियन पीलिंग, ठीक है, इसको ऑनियन पीलिंग भी नाम कभी कभी बोला जाता है। जैसे प्याज की लेयर होती है ना, प्याज छीलते हो इस तरह से, या इसको ऑनियन वेदरिंग भी बोला जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है, ऑनियन वेदरिंग। इसलिए याद रखना ये चीज़ें काम की हैं, एक्सफोलिएशन या ऑनियन वेदरिंग। समझ आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कांके डोम नियर रांची सिटी एग्जिबिट अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। यहाँ पर कांके डोम जो कि रांची सिटी जो झारखंड की कैपिटल है, झारखंड की कैपिटल, ये फाइन एग्जाम्पल है किसका, ये किसका है, एक्सफोलिएशन का, जो अभी बताया ना ऑनियन वेदरिंग, उसी का एग्जाम्पल है
ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ आउटर एंड लोअर सेल ऑफ अ रॉक मास कॉजेस। अब देखिए जो एक्सफोलिएशन है और जो अभी हम टर्म बताने वाले हैं बता ही देते हैं। इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लैकिंग। एक्सफोलिएशन और फ्लैकिंग में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब क्या इनमें डिफरेंस है, मान लीजिए ये कोई रॉक है, अब रॉक में यहाँ पर हीट पड़ी मीन्स टेम्परेचर की वजह से जो अपर लेयर है, ठीक है, अपर लेयर यहाँ से थोड़ा रिमूव हुई, जो आउटर लेयर है इससे अलग हो गई, हल्की सी डिटैच हो गई और इसके ऊपर ही है, हटी नहीं है, इसके ऊपर ही है। ये आउटर लेयर क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से या हीटिंग की वजह से ये दो लेयर हैं, जो आउटर लेयर है और लोअर लेयर है, ठीक है। ये क्या है, इस तरह से हैं। लेकिन एक्सफोलिएशन में क्या होता है, जो आउटर लेयर थी, ये आउटर लेयर थी, इस तरह से बता देते हैं। अब ये इससे हट गई, विंड की वजह से ये हटकर नीचे गिर गई। जो आउटर लेयर थी वो क्या है, यहाँ पर नीचे गिर गई आउटर लेयर, तो ये तो बोला जाएगा एक्सफोलिएशन। और जो टेम्परेचर है, जो हीटिंग डिफरेंस की वजह से आउटर और लोअर सेल हैं किसी रॉक मास की, वो क्या करती है, उसको बोलते हैं फ्लैकिंग, ठीक है। फ्लैकिंग भी किसका ही पार्ट है, इसका पार्ट है एक्सफोलिएशन का, ध्यान रखना है। जो ये है फ्लैकिंग, ये एक्सफोलिएशन प्रोसेस के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे अंतर आपको समझने हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश refers to the development of cracks and fractures parallel to the ground surface caused by removal of superincumbent load resulting into reduction of confining pressure। अच्छा क्वेश्चन है। कोई देखिए यहाँ पर क्रैक्स और फ्रैक्चर्स डेवलप हुए, जो ग्राउंड सरफेस है इसके पैरेलल ही कोई रॉक है, ठीक है, इसके पैरेलल ही, और रिमूव हो गए, रिमूवल ऑफ सुपर इनकम्बेंट लोड रिजल्टिंग इनटू रिडक्शन ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर। तो यहाँ से ये हटा लोड, तो इसको क्या बोलते हैं, सीटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीटिंग बोला जाता है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू फ्रैक्चरिंग ऑफ ब्रिटल सैंडस्टोन बेड्स along vertical joints due to expansion caused by unloading of superincumbent load and consequent release of confining pressure। उसकी ही तरह है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। यहाँ बात हो रही अलोंग वर्टिकल जॉइंट्स, ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक हैं। अब इसको क्या बोला जाता है, डार्ट क्रैकिंग, स्लैकिंग वेदरिंग, या फिर कैम्बरिंग प्रोसेस, या फ्रोस्ट वेदरिंग, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है कैम्बरिंग प्रोसेस। ये थोड़ा आपको याद भी करनी है चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। सीटिंग तो आप पता लगा लेते कि पैरेलली है अर्थ सरफेस के, तो इस तरह से आप बता दे, लेकिन ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। नाम ऐसे आ जाते हैं कभी कभी, ना ही सुन पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डैश रेफर्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ रॉक्स wherein consequent expansion and contraction of rock cells result in the disintegration of rocks। अभी तक हमने टेम्परेचर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की बात की थी, या फिर फ्रोस्ट एक्शन की वजह से। टेम्परेचर और फ्रोस्ट के बारे में अभी तक हमने देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सूखे, कभी सूखा होता है रॉक, कभी गीला होता है, कभी सूखा होता है, कभी गीला होता है। इसकी वजह से जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसको बोला जाता है क्या,
स्लैकिंग वेदरिंग, इसको बोला जाता है स्लैकिंग वेदरिंग। याद रखना है तीनों टर्म्स, स्लैकिंग वेदरिंग, SLAKING, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो फ्रॉस्ट एंड थो की वजह से था उसको क्या बोला जा रहा था, कोंगेलीफ्रेशन, कोंगेलीफ्रेशन, ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा था, कोंगेलीफ्रेक्शन, ठीक है। और जो टेम्परेचर की उसको तो हमने सीधा नाम ही दिया है फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो होता है। लेकिन फ्रॉस्ट और जो वेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से ये दोनों याद रखने हैं। कोंगेलीफ्रेक्शन फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा था, वेदरिंग हो रही थी, एंड वेटिंग एंड कूलिंग की वजह से स्लैकिंग वेदरिंग हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाटर मिक्स्ड विद ऑक्सीजन its reaction with the minerals of the rocks forms hydroxide, this process is known as, इस प्रोसेस, जब देखिए आपके पास मिनरल्स हैं, ठीक है, वाटर मिक्स हो गए, वाटर देखिए कोई मिनरल है, वो रॉक है, ठीक है, कोई रॉक है। अब रॉक हमने बता रखा है क्या होता है, ये एक तरह से मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी पड़ा, पानी पड़ा, पानी आया, पानी आया, अब पानी की रिएक्शन, पानी मिक्स हुआ किसके साथ, मिनरल्स के साथ, पानी किसके साथ मिक्स हुआ, मिनरल्स के साथ, और जो वेदरिंग हुई यहाँ पर, उस वेदरिंग को क्या बोला जाता है, उसको सीधा नाम दिया जाता है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। जब वाटर मिक्स होता है विद ऑक्सीजन, ठीक है, H2O और ऑक्सीजन और बाकी मिनरल्स मिलकर कोई नई रिएक्शन बनाते हैं, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल इसका बता देते हैं एक, जैसे आयरन है, मान लीजिए इस रॉक में क्या है, आयरन है, ठीक है, आयरन का फॉर्मूला Fe होता है, प्लस पानी पड़ा प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आउटपुट क्या देगी, अब देखिए आउटपुट आपको बता देते हैं, इसको इरेज करते हैं, आपको ये पूरी रिएक्शन समझा देते हैं। लोहा है आपके पास, पानी पड़ा, पानी पड़ने के बाद ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भी है, रिएक्ट किया, अब ये क्या बनेगा, Fe2O3 और इसमें 3H2O। देखिए ये हम बैलेंस करना नहीं सीखेंगे, ये सब केमिस्ट्री में सीखा हुआ है, और जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो इतना मतलब ध्यान मत देना, बस ये समझना जब लोहे पर पानी पड़ता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस पर जंग लग जाती है, रस्टिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, तो जंग लग जाती है, ठीक है, लोहे पर जंग लगना यही प्रोसेस है, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन चेंजेस फेल्सपार मिनरल्स इनटू कैओलानाइट क्लेज, द प्रोसेस बीइंग नोन एज, ठीक है। हाइड्रेशन की प्रोसेस जब मिनरल्स के साथ पानी मिक्स हो जाता है, मिनरल्स के साथ पानी मिक्स हो जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, हाइड्रेशन। पिछले में ऑक्सीजन भी थी, पानी भी था प्लस ऑक्सीजन भी थी, वो याद रखना, वो ऑक्सीडेशन है। हाइड्रेशन पानी और मिनरल्स है, ठीक है। अब इसमें हाइड्रेशन प्रोसेस क्या है, जो फेल्सपार मिनरल्स है इनको कैओलाइनाइट क्लेज में कन्वर्ट कर देती है, इसको कैओलाइनाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मिनरल एंड वाटर दैट इज बिटवीन हाइड्रोजन आयंस प्लस हाइड्रोक्सिल आयंस, यहाँ H प्लस आयंस होते हैं, ये HOH माइनस, इसको हाइड्रोक्सिल आयंस बोलते हैं, एंड द आयंस ऑफ द मिनरल। अब देखिए स्लाइटली अंतर है इनमें, यहाँ मिनरल्स के साथ पानी था, पानी ने रिएक्शन की, यहाँ पर जो पानी है इसके मिनरल्स टूटे, ये दो पार्ट में टूटा, H प्लस OH माइनस। अब ये अलग अलग रिएक्शन का, यहाँ तो पूरा पानी ने ही की, इसको बोला जाता है क्या, हाइड्रेशन। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन प्रोसेस, जैसा यहाँ हमने लिखा है, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को हाइड्रेशन प्रोसेस बोला जाता है। लेकिन जब पार्टिकल्स टूटे, यहाँ पर जो आयन्स हैं वो टूटे, जैसे H2O टूटा H प्लस और OH माइनस, ऐसे ही मिनरल्स के पार्टिकल्स टूटे, कोई भी मिनरल्स है।
अब ये टूटे अलग अलग रिएक्शन किए तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हाइड्रोलाइसिस। क्या बोला जाता है? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, स्लाइटली अंतर है हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस में, कंफ्यूजन हो जाते हैं, आंसर गलत कर आ जाते हैं। एग्जाम में तो लगता है अच्छा हो गया, घर आकर देखे तो ब्लंडर हो गया। ठीक है, कि हमारा आंसर क्या है? गलत हो गया। समझ आया? तो करेक्ट आंसर हाइड्रोलाइसिस इसका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू डैश chylation is a complex organic process by which metallic cations are incorporated into hydrocarbon molecules। ये किसने बोला था? देखिए, एक केमिकल वेदरिंग है, उसका नाम है क्या? चिलेशन, जो कि किसके द्वारा की जाती है? प्लांट्स के द्वारा जो वेदरिंग की जाती है, इसको चिलेशन नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस ये जो डिफाइन है किसके द्वारा दी गई? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक प्रोसेस है जिसमें जो मेटालिक कैटायन है, कैटायन मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है। तो ये दी थी डिफाइन DS लेहमन ने। सीधा क्वेश्चन है, सविंदर सिंह सर की बुक फिजिकल ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है, ये बनाया गया क्वेश्चन है। थ्योरी वाली जो बुक है वहाँ से थ्योरी पढ़कर फिर हमने इस क्वेश्चन को रूप दिया है, तो इसलिए बुक को आप डिटेल में पढ़ा कीजिए। तो ये नेक्स्ट है वही, डैश इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल वेदरिंग बाय प्लांट्स, तो डायरेक्ट आंसर है चिलेशन। नेक्स्ट है वेदरिंग बाय स्मॉल एनिमल्स, बोराइंग एनिमल्स, वॉर्म्स, टर्माइट्स ETC आर कॉल्ड। जो देखिए एनिमल्स के द्वारा होती है, एनिमल्स से रिलेटेड, और जो प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, इनमें फ्लोरा कौन है और फोना कौन है? प्लांट से रिलेटेड जो होते हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा, एंड एनिमल से रिलेटेड जो होते हैं उनको बोलते हैं फोना। तो बस अगर यहाँ बात एनिमल्स की आ गई तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा क्या? फोना वेदरिंग। ठीक है, एंड अगर बात की जाए प्लांट्स की तो फ्लोरल वेदरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ बायोटिक वेदरिंग? फ्लोरा वेदरिंग, फोना वेदरिंग, एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग, चारों ही इसका करेक्ट आंसर है। जियोमॉर्फिक इंपोर्टेंस ऑफ वेदरिंग इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ रॉक वेस्ट, weathering helps erosional process and lowering of surface, evolution of landform and modification। ये सब क्या है? जियोमॉर्फिक इंपोर्टेंस है वेदरिंग की, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो आज के सेट में टोटल हमने 20 क्वेश्चन देखे वेदरिंग से रिलेटेड। हालांकि वेदरिंग एंड मास मूवमेंट एक साथ पढ़ा जाता है, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट एक साथ पढ़ा जाता है, लेकिन पहले हमने वेदरिंग के 20 क्वेश्चन बनाए, अब हम मास मूवमेंट के 20 क्वेश्चन नेक्स्ट सेट में आपको कराएंगे। तो इस क्लास में इतना ही, जुड़े रहें हमारे साथ। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं कल 8 बजे, डेली 8 बजे क्लास होती है, तो जुड़ना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।